जी वो सर। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जन्मपत्री आपके सामने है। कार्तिक महीना, ओ क्षमा करें, कृतिका नक्षत्र, पौष महीना, शुक्ल द्वादशी, शुभ योग, भव करण, शनिवार का जन्म। वर्तमान दशा चल रही है बृहस्पति में सूर्य की। पौष महीने में जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, शिशिर ऋतु अर्थात जो ठंड होती है उसके भीतर जन्म हुआ है इनका। और शनिवार के दिन इनका जन्म हुआ है, मंगलवार के दिन इनका जन्म हुआ है। तिथि शुक्ल द्वादशी है, नक्षत्र कृत्तिका है, योग शुभ है, करण भव है, और एक विशेष योग कहे गए हैं आनंद आदि योग जिनको कहते हैं। आज उनका भी प्रयोग आपको बताएंगे। वो ध्वज नामक योग में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो व्याख्यान को आरंभ करते हैं। तो इसमें कन्या लगन राशि आदि जो जो आपको आता है उसके अनुसार अब आप बोलना शुरू कीजिए। इसमें कौन बोलेगा? मेरे को जितना आता है मैं अभी उतना बोल देती हूँ उस पे। बिल्कुल अच्छी बात है, जो बोलेगा वो सीखेगा। बोलिए। तो ये कन्या राशि का जन्म है और इसका स्वामी है बुध। तो ये बहुत स्मार्ट होंगे। अ, उनका मैथमेटिक्स है, कुछ भी बात करने में बहुत अच्छी तरह बात करते होंगे, बोलने के लिए भी इनके बहुत अच्छा होगा। और I'm sorry. ये बिहेवियर ऐसे होगा कि ये अपने सर पे ग्लासेस, आई ग्लासेस लगाते होंगे। थोड़ा सा इनका इंटरप्रेट करूँ तो आई ग्लासेस लगाते होंगे, उससे ज्यादा आप ये कहते हैं कि इनके थोड़े जो जीवन का रहने का तरीका होता है, इनका जो जीवन जीने का तरीका होता है वो कुछ अनोखा होता है। मतलब ये अपनी पसंद नापसंद को कुछ अलग हटके लेके चलते हैं। तो वो कहिए, ऐसे आई ग्लासेस सर पे लगाएंगे तो वो तो देखिए, अब ये हर एक किसी की रुचि की बात है। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे लोग विशेष रुचि रखते हैं। कन्या लग्न के बारे में कहा गया है ऐसे लोग विशेष रुचि रखते हैं। ये अपने परिवार में ऐसा देखा गया है कि कुछ नयापन होता है। कई बार ये भी देखा गया है कन्या लग्न का यदि जातक है। पहली बात तो आपने कहा कन्या राशि, कन्या राशि नहीं है दीपा जी, इसमें कन्या लग्न है। राशि तो इसमें वृषभ है। ठीक है, जहां सॉरी। चंद्रमा बैठे होते हैं वो, जहां चंद्रमा बैठे होते हैं उसको राशि कहते हैं। और जो मध्य में है, जहाँ पे 6 अंक लिखा हुआ है अर्थात कन्या राशि लिखी हुई है, वो कन्या लग्न है। तो कन्या के भीतर ये देखने को मिला है कि इनकी जो पसंद नापसंद होती है, जिस प्रकार से कौमार्यपन कहा गया है कन्या के बारे में, वर्जिनिटी, कौमार्यपन, अनछुआपन, तो उसी प्रकार से कन्या लग्न के ऊपर विचार किया जाता है। ये थोड़े अनछुए होते हैं, इनके जीवन जीने का तरीका बहुत ही अलग होता है। हाँ, ये बात इसमें ठीक है कि ये सर पे चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इनका चश्मे का जो ब्रांड है, ये जो चश्मे का इनका जो मार्क है, वो कुछ दुनिया से अलग हो सकता है। जो लोग सब लगाते होंगे उससे अलग लगाएंगे। या ये भी हो सकता है कि उसकी जो उसका जो फ्रेम है, जो उसका चश्मे का आकार है, वो थोड़ा सा अलग होगा। मतलब चश्मे का ही क्यों, किसी भी चीज के अंदर थोड़ी सी भिन्नता पाई गई है इनके अंदर। समाज से, दुनिया से थोड़े अलग होते हैं और अलग दिखना चाहते हैं कि हम इस तरीके से हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे ये कहा गया है। दिखने में सुंदर होता है, ये एक अच्छी बात है। आगे बढ़िए।
सेकंड हाउस पे जाऊं या अभी इसी पे कुछ और बोलना है? तो अभी कन्या पे ही बोलिए, क्योंकि कन्या के अंदर बहुत कुछ है। देखिए, कन्या लगन के भीतर 3 नक्षत्र पड़ते हैं। उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। ठीक है। उत्तर फाल्गुनी के 3 पद, हस्त के 4 पद और चित्रा के 2 पद। ठीक है। इस नक्षत्रों से कन्या राशि बनी है। जो उत्तर फाल्गुनी है वो कन्या की नाक पे पड़ता है। एक सेकंड क्षमा कीजिएगा। अच्छा, चलिए अभी कक्षा को चलाते रखते हैं। उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो कन्या की नाक पे पड़ता है। हस्त जो नक्षत्र है वो कन्या के हाथ पे पड़ता है। और चित्रा जो नक्षत्र है वो कन्या के पांव पे पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ये लग्न जो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के भीतर है। जब लग्न उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के भीतर है तो उत्तर फाल्गुनी नाक के ऊपर पड़ता है और उत्तर फाल्गुनी के विंशोत्तरी दशा स्वामी है सूर्य। तो कुछ लोग आपने सुने होंगे कि जो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते। अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को, अपने व्यक्तित्व को, आकार को, व्यवहार को बहुत ही प्राथमिकता पे लेके चलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान। अब ये कन्या के अंदर 3 नक्षत्रों के योग बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये पत्रिका उत्तर फाल्गुनी में पड़ी है। अब आप ये मत कहिएगा हस्त में क्या होता है। हस्त अलग होता है और चित्रा अलग होता है, क्योंकि ये लग्न उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ उदय हुआ है, कन्या लग्न। तो ऐसे लोग, कन्या की एक नैसर्गिक पद्धति है कि ये पढ़ने पढ़ाने के शौकीन, बहुत सौम्यता, बहुत एटिकेट्स, इन सबको बताता है। लेकिन साथ ही साथ ये कलाकारियों को भी बताता है। ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है, ऐसा व्यक्ति हस्त कारीगर होता है, ऐसा व्यक्ति चित्रकार होता है। ये सारे गुण कन्या में मिलेंगे, लेकिन प्रमुखता से कौन से गुण मिलेंगे? उदय नक्षत्र के स्वभाव से। तो कन्या के भीतर नक्षत्र उदय हो रखा है हमारे पास उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है? जिसके विंशोत्तरी दशा स्वामी है उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य। और सूर्य अपने आप में स्वाभिमान का, अभिमान का, राजशाही का, राज्य लाभ का, इन सब का संकेत देता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। दूसरा, कन्या के भीतर एक और विशेष बिंदु लिखा है इन्होंने कि इस
जो कन्या राशि है उसके एक हाथ में बालों की गेहूं की बालें हैं और दूसरे हाथ में प्रकाश की मशाल है जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रखी है, और नदी की नाव में बैठी हुई है वो कन्या, और नदी की नाव में नाव बहती जा रही है। तो प्रश्न में ऐसा विचार किया जाता है कि यदि कन्या लगन उदित हो जाए तो ये नहीं पता, ऐसा आभास नहीं हो पाता कि इस प्रश्न का परिणाम क्या होगा। हम सोचेंगे इसका परिणाम सकारात्मक पॉजिटिव होगा, लेकिन परिणाम नकारात्मक भी प्राप्त हो सकता है। और हम बहुत ज्यादा इसमें ये सोच रहे होंगे कि परिणाम नकारात्मक मिलेगा, तो परिणाम सकारात्मक भी प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से कन्या लगन के बारे में विचार कहे गए हैं, अर्थात इनका भेद पता कर पाना मुश्किल होता है, ऐसा इसमें देखने को मिला है। अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित काम होता है, और कभी कभी विदेश से संबंधित व्यापार भी इसमें देखे गए हैं। लेकिन ये लग्न है, दशम भाव नहीं है, ये कन्या का सामान्य प्रभाव कह रहा हूं। अब इसके साथ देखें तो लग्न के जो स्वामी है, कन्या लग्न के जो स्वामी है बुध, वो जन्म पत्रिका के चौथे स्थान में बैठे हुए हैं, और नवांश पत्रिका में भी उसी राशि में है जिसमें लग्न पत्रिका में है। तो इसको ज्योतिष शास्त्र में वर्गोत्तम कहा गया है। यदि कोई ग्रह लग्न में जिस राशि में है उसी राशि के भीतर यदि नवांश में है तो उसे वर्गोत्तम की संज्ञा दी गई है। मूलतः वर्गोत्तम केवल इसी से नहीं है, आचार्य मिश्र ऐसा कहते हैं कि कई वर्गों में यदि ग्रह अच्छी स्थिति में, बली स्थिति में बैठा हो तो वो वर्गोत्तम होता है। एक परिपाटी चल गई कि जो ग्रह नवांश में उसी राशि में जिसमें लग्न में, तो उसे भी वर्गोत्तम कह देना चाहिए। ये ग्रह उत्तम है, लेकिन वर्गोत्तम कहना ऐसे सीधे रूप से उचित नहीं है, अपितु इसके लिए और भी कई वर्गों में देखना चाहिए। होरा कुंडली के अंदर कहाँ है, सप्तमांश कुंडली के अंदर कहाँ है, द्वादशांश कुंडली के अंदर कहाँ है, तो वो उसकी संभावनाएं बताएगा कि ये ग्रह कितना फल प्रदान करेगा। कई बार हम केवल इसी भ्रांति में रह जाते हैं, लग्न में जो ग्रह जिस राशि में, नवांश में वो ग्रह उसी राशि में देखा तो हमने कहा इसके परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। जो सप्त वर्ग बताए, यदि उन सप्त वर्गों के भीतर, अर्थात एक लग्न और नवांश को छोड़ के अन्य 5 जो वर्ग हैं उनमें भी यदि ग्रह बली है तो ही इसको वर्गोत्तम की पूर्ण संज्ञा देनी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम कोई बहुत ज्यादा देखने को कोई मिलते नहीं है। तो कन्या लगन के ऊपर इतना ही था कि ऐसे लोग पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखने वाले, आगे बढ़ के विदेश से धन कमाने वाले, लेकिन साथ ही साथ कुछ विशेष प्रकार की रुचि रखने वाले लोग कन्या लगन के कहे गए हैं। जी आगे बढ़े दीपा जी। सेकंड हाउस में राहु है और उसका लॉर्ड है शुक्र। तो इनका बोलने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट होंगे, इनके मन में क्या चलता होगा और क्या बोलते होंगे, कई बार इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। फैमिली में वेल्थ, बिकॉज राहु है तो कई अप्स एंड डाउन्स होंगे शायद, कभी एकदम से पैसा होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी पता नहीं, आई डोंट नो कि होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। पहला जो बिंदु आपने उठाया कि दूसरे स्थान में राहु है, ये अपने आप में बिंदु अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को बोलने में चतुराई होती है, तो ये
जो व्यक्ति हैं ये विधि व्यवसाय अर्थात कानून से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो इनका कार्य ही बोलने का है। और जब एक व्यक्ति कार्य से कानून से संबंधित बना होते हैं तो इसमें यह भी देखा गया है कि कभी बहुत सारी चीजों को अपने अनुरूप अपने वाद को अर्थात केस को बनाने के लिए कई बार सीमाओं को लांघ के भी बोलने का हमने उनके बारे में देखा है। तो दूसरे स्थान में राहु जो बैठा हुआ है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि ऐसा व्यक्ति चतुर हो सकता है। साथ ही यदि हम देखें दूसरे स्थान का स्वामी छठे स्थान में है, तो दूसरा स्थान केवल वाणी का ही नहीं है अपितु दूसरा स्थान धन से भी संबंध बनाता है। तो यदि दूसरे स्थान का स्वामी छठे स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो धन है वो लड़ाई झगड़े, डॉक्टर, औषधालय, टैक्स आदि इनके द्वारा उसका कहीं ना कहीं कोई संबंध बनता है। तो यदि दूसरे स्थान का स्वामी छठे में है, कुछ क्षण के लिए क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से इसमें हम यदि दूसरे स्थान का संबंध छठे स्थान से बनता है तो इसमें कई चीजें देखने को मिली है। ये नेत्र पीड़ा भी देता है, ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। ये दंत पीड़ा भी देता है, ऐसे में डेंटल प्रॉब्लम वगैरह भी देखने को मिली है। साथ ही साथ ये इसके कुछ सकारात्मक योग भी हैं कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोग संबंधी आय प्राप्त होती है, विवाद संबंधी आय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति कोई विवाद को सुलझा के या वाद विवाद करके आय प्राप्त करता है। तो जैसा अभी बताया विधि व्यवसाय अर्थात कानून से संबंधित व्यक्ति हैं तो वो देखने को मिल रहा है। और साथ में इसमें व्यक्ति को युवा आयु से ही चश्मा लगा हुआ है। तो जो दो चीजें हम देखने को देख रहे थे दूसरे स्थान से वो इसमें ठीक घटित हो रहा है। जी आगे बढ़िए। आपने एक बताया कि आइस की प्रॉब्लम होती है बिकॉज तो इसको सूर्य से भी देखा जाता है या सिर्फ क्योंकि वो सेकंड हाउस है इसलिए आइस के लिए देखना चाहिए? सूर्य से भी देखा जाता है। सूर्य यदि आपकी जल तत्व राशियों में होता है 4, 8, 12 में तो कई बार नेत्र पीड़ा देखी गई है, लेकिन 4, 8, 12 में सूर्य लग्न में होना चाहिए अर्थात चौथी राशि में, 8वीं राशि में और 12वीं राशि में यदि लग्न में सूर्य है तो नेत्र पीड़ा दे देता है। तो या फिर 12वें स्थान में सूर्य पीड़ित हो तो नेत्र पीड़ा देता है, या दूसरे स्थान में सूर्य पीड़ित हो तो नेत्र पीड़ा देता है। लेकिन मूलतः हमने यहाँ पे नेत्र पीड़ा इसलिए कहा कि वो दूसरा स्थान और 12वां स्थान हमारी दो आंखों का है। तो दूसरे स्थान का स्वामी यदि छठे स्थान में जाएगा तो चेहरे पे, हमारे मुखमंडल पे जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं वो दिखाई देती हैं, क्योंकि छठा स्थान रोग ऋण शत्रुओं का है। तो इस प्रकार से यदि दूसरे स्थान का संबंध छठे स्थान से बनता है तो कभी कभी दंत पीड़ा अर्थात डेंटल प्रॉब्लम, कभी कभी जिह्वा पीड़ा, तो इसका मतलब हुआ कि टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, और कभी कभी नेत्र पीड़ा भी देखने को मिलती है। मुझे एक और इसमें क्वेश्चन था, दूसरा हाउस वेल्थ का है तो इसमें कैसे, क्योंकि राहु है सडन अप सडन डाउन देता है, तो वेल्थ केस में कैसे जस्टिफाई करेंगे इस हाउस में? देखिए राहु यदि मित्र राशियों में होता है ना, अब उसकी मित्र राशियां कौन सी होती है? शुक्र की दोनों राशियां उसकी मित्र राशियां, बुध की राशियां उसकी मित्र राशियां, शनि की राशियां उसकी मित्र राशियां, सूर्य चंद्र में सूर्य की राशि उसकी शत्रु राशि है, कर्क राशि में फिर भी थोड़ा सा सहज हो जाते हैं वो।
मंगल की राशियों में विशेषकर वृश्चिक में दिक्कतें देते हैं, धनु में दिक्कतें देते हैं। तो राहु जब भी मित्र राशियों में होगा, राहु क्या है कि राहु और केतु दो पाथ बिंदु हैं। मूलतः ये कोई ग्रह नहीं है, ये दो पाथ बिंदु हैं और ये एक प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों का केंद्र है राहु और केतु। एक खींचता है और एक छोड़ता है। तो राहु जो है जिस भी स्थान पे बैठा होगा उस स्थान से संबंधित चीजों को वहां पे भरने की कोशिश करता है, इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो दूसरा स्थान यदि वेल्थ का है, दूसरा स्थान यदि धन का है, दूसरा स्थान यदि कुटुंब का है, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक है अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेगा, बहुत सारी चीजों में धन भरने की कोशिश करेगा। धन अष्ट प्रकार का होता है जिसे अष्ट धन कहते हैं, राज्य धन, लक्ष्मी धन, विद्या धन, पुत्र धन, स्वास्थ्य धन, इस प्रकार से 8 प्रकार के धन बताए। तो दूसरे स्थान में बैठा हुआ राहु अष्ट प्रकार का धन देता है यदि वो मित्र राशियों में बैठा हुआ, और इसमें वो अपनी मित्र राशि में ही बैठा हुआ है। ओके जी, थैंक्स जी। थर्ड हाउस का इसमें कोई ग्रह नहीं है पर इसका स्वामी मंगल है। तो आई वुड से कि शायद छोटे भाई से इतनी ना बनती हो, अगर हो सिबलिंग तो प्रॉपर्टी से भी कभी कोई इशू भी हो सकते हैं अगर यहाँ पर मंगल होता है तो। मंगल तो यहाँ है नहीं, लेकिन इसमें तो 2 उपग्रह हैं। पहली बात, लग्न, इस बार इस कक्षा में व्याख्यान में वो भी बता रहे हैं, लग्न के अंदर प्राणपद है और तीसरे स्थान में 2 ग्रह हैं, उपकेतु और चाप। प्राणपद ग्रह वो होता है मूलतः, ऐसे स्वास्थ्य में भी जब स्वास्थ्य विचार किए जाते हैं तब भी इसका देखेंगे। जैसे प्राणवायु होती है उसी प्रकार से प्राणपद का भी विचार किया जाता है। इसी प्रकार से जो प्राणपद है उसका अर्थ ये भी है कि व्यक्ति के प्राण कहाँ अटके हुए हैं, किस तरीके से हैं। तो लग्न में यदि प्राणपद है तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड बहुत होता है, अपने स्वहित को बड़ा महत्व देता है। दूसरा, तीसरे स्थान में बैठा हुआ चाप और उपकेतु, जो प्राणपद है वो सेल्फ सेंटर्ड बना रहा है, और चाप और उपकेतु क्या बनाते हैं, चाप यदि तीसरे स्थान में है, इसको मूलतः चाप शब्द लिख दिया लेकिन इसका पूरा अर्थ है इंद्रचाप। तो इंद्रचाप का अर्थ होता है कि इंद्रधनुष, रेनबो, भगवान इंद्र की जो चाप है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके तीसरे स्थान में इंद्रचाप है, तो तीसरा स्थान हमारे ज्वाइंट वेंचर का होता है, बहन भाइयों का होता है, और हमारे पराक्रम का होता है। पाश्चात्य ज्योतिष में इसको हाउस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा है, अर्थात इधर से उधर जो बातचीत करते हैं उसको भी कहा है, और भारतीय ज्योतिष में से धन का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा गया है। तो धन के विभाजन के कारण से कंपनियां बनती हैं, अर्थात ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। भाई बहन का अर्थ ये है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भाई बहन है हमारे, जो कंधे से कंधा मिला के रहे। और पराक्रम भी इसी में आता है और बोलचाल भी इसी में आती है। तो चाप है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति का जो समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, संसार के अंदर जो प्रभाव बनेगा उसका रेनबो बनेगा। रेनबो इंद्रधनुष देखने में बहुत ही सुंदर होता है, तो तीसरे स्थान से बन रहा है। और उपकेतु, केतु और उपकेतु में क्या अंतर है, केवल इतना ही, यदि उपकेतु बली स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति को एक प्रकार से झंडा दे देता है और उसके कार्य के ऊपर बहुत अधिक प्रगति लेके आता है। और यदि वो निर्बल स्थिति में हो तो वो उसके कार्य पे एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा देता है और अपमान भी दे देता है। तो यहाँ जो उपकेतु है, केतु उपकेतु उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे राहु केतु होते हैं। तो यहाँ एक प्रकार से देखें तो उपकेतु होने के कारण से वृश्चिक राशि में इसके परिणाम, तीसरे स्थान में इसके परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। तो ऐसा व्यक्ति लोगों को लोगों से जोड़ के
कंपनी बना के काम कर सकता है और ये लाभकारी रहेगा। जी। फोर्थ हाउस आगे में फोर्थ हाउस में मंगल, सूर्य और बुध है और इसका स्वामी है गुरु। और ये हाउस होता है वेल्थ का। जो तुमने बॉन्ड्स तो इनकी जब युति होती है तो इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मुझे कि कितना क्या होता है, लेकिन अगर सूर्य होता है तो यहाँ पर अगर मॉम थोड़ी सी स्ट्रांग होगी तो शायद इतनी बनती नहीं होगी मॉम से। मंगल है तो प्रॉपर्टीज और इनके पास इनकी बॉन्ड्स है, सेविंग्स है, अच्छी होगी। बुध है तो अच्छा एजुकेशन हो सकती है इनके, जिसके से कारण से वो अपना एक अच्छा मनी उन्होंने बनाई होगी। इतना ही मुझे इस पे समझ में आता है। पहली बात, यह मंगल है जो तीसरे स्थान का स्वामी होके हमारे पास चौथे स्थान में आ रहा है। तो यदि तीसरे स्थान का स्वामी चौथे स्थान में आता है तो ये कहा जाता है ऐसा व्यक्ति स्थान परिवर्तन करता है और अपने प्रयासों से घर बनाता है। तो ये सच्ची बात है कि इन्होंने अपने प्रयासों से संपत्ति बनाई और स्थान परिवर्तन भी किया। जहाँ इनका जन्म हुआ जिस घर में, उससे बदल के इन्होंने घर भी बदला। सूर्य यदि है तो इसमें 12वें स्थान का स्वामी होके सूर्य चतुर्थ स्थान में आ रहे, तो घर के ऊपर पैसा खर्च करना, पैसा व्यय करना और माता के ऊपर पैसा व्यय करना इनकी स्वभाव वृत्ति में। तो ये अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं और अपने घर पे खूब जो इनसे बन सकता है धन खर्च करते हैं। और बुध है तो बुध लग्न का भी स्वामी है और दशम का भी स्वामी है। तो लग्न का स्वामी यदि चौथे स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने संपत्तिवान होता है, तो संपत्ति इनके पास है। और दशम स्थान का स्वामी यदि चौथे में हो तो ऐसा व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहीं बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती, कार्य इनके घर पे ही आ रहा होता है। तो इसका अर्थ ही हुआ कि इनको जो कार्य है उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कार्य खुद ही इनके घर आ जाएगा। और जो विधिवक्ता है, अधिवक्ता है, बड़ी स्वाभाविक सी बातचीत है कि वो एक प्रकार का व्यवसायिक शिक्षा है, उसमें कार्य खुद घर पे आ भी जाता है। जी। और इनकी अगर तीनों की युति हो जाती है तो उससे क्या देखने को मिलता है? ग्रह फल अध्याय में आता है सूर्य यदि बुध के साथ मिलन करे तो ऐसा व्यक्ति, सूर्य और बुध यदि मिल जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बुध आदित्य योग में सम्मिलित होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जनसंपर्क, चौथा स्थान पब्लिक जनसंपर्क का भी है, तो ऐसा व्यक्ति जनसंपर्क से, पब्लिक के मिलने से, उसमें निपुण योग है। ये ऐसा व्यक्ति जानता है कि जनता को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है। इन चौथे स्थान में बन रहा है। ऊपर से इन दोनों का आपस में मिला है। सूर्य यदि मंगल के साथ है तो ये थोड़ा सा ऊर्जा अधिक बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास ही बिजली से संबंधित कार्य, इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य, पुलिस विभाग से संबंधित कार्य, सेना से संबंधित कार्य, विधि कानून से संबंधित कार्य देखने को मिलते हैं। तो अभी ये तो उसी व्यवसाय में, तो इसको देखने से मिलता है। और यदि इन तीनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो तीसरे स्थान में जो 3 ग्रह हैं, तो ये चौथे स्थान में यदि 3 ग्रह हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास संपत्तियां अधिक रहेंगी। ये भी इसका योग बना। जी। तो अगर फोर्थ हाउस में 3 ग्रह होते हैं तो संपत्ति उस पर अच्छी होती है। कई संपत्ति बनने का योग होता है। चौथे स्थान को ज्यादा ग्रह देखें तो भी होता है,
और चौथे स्थान में ज्यादा ग्रह तो भी होता है। मोर देन एनर्जीज in the fourth house, the native collect the many properties and many stable properties. ओके। फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं है। अगर मुझे अभी इतना ही आता है इस पे। इसका स्वामी शनि है। हाँ, वो तो पांचवें स्थान को देखता है ना। इस पे कुछ भी आइडिया नहीं है। किसी और को कुछ बोलना है तो इस पे बोल देगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। पांचवें स्थान का स्वामी यदि 11वें में हो तो ऐसा व्यक्ति, पहली बात तो क्या होती है, पांचवें स्थान का स्वामी यदि 11वें में है तो इसके पास एक विशेष विद्या होती है, इसको स्पेशलाइजेशन, विशेष गुण का योग कहा गया है। तो जब भी पांचवें स्थान का स्वामी 11वें में होगा तो इस व्यक्ति के पास कोई विशेष गुण होता है। तो पता है ये विधि वक्ता है, अधिवक्ता है, तो गुण तो इनके पास हो गया। पांचवें स्थान का स्वामी यदि 11वें में हो तो ये द्युत क्रिया से धन कमाता है, ऐसा कहा जाता है, अर्थात जुआ खेल के पैसे कमाता है। यहाँ पे जुए का अर्थ कोई ऐसा नहीं है, जुए का अर्थ यहाँ पे कहना चाहिए जिसमें ये ना पता हो इससे हमारी हार होगी या जीत होगी। और बड़ी स्वाभाविक सी बातचीत है, जो विधि का कार्य होता है उसमें दो पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं, दोनों ही अपनी पक्ष अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं। तो एक पक्ष की बात को मान लिया जाएगा और एक पक्ष की बात को ना माना जाएगा। ये न्याय प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो इसीलिए इसको जो देख रहे हैं कि भाई ये ऐसा व्यक्ति द्युत क्रिया करता है, तो स्वाभाविक है कि इनको पता है कि हो सकता है इस कार्य के भीतर हमारी जय हो सकती है, पराजय हो सकती है, उसके उपरांत भी कर्म है तो करना तो पड़ेगा। तो ये पांचवें स्थान का स्वामी 11वें में होने से कई प्रकार के योग बनाता है। जैसे ऐसे व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, लॉटरी, इनसे धन कमाते हैं। तो इसको जैसे जैसे आप इस बिंदु को खोलेंगे कि ये द्युत क्रिया से धन कमाता है, तो आपके सामने आएगा कि भाई इनको पता होता है इस कार्य को करने से मुझे रिस्क रहेगा, रिस्क अर्थात जोखिम रहेगा, मैं इसमें जय भी प्राप्त कर सकता हूँ, पराजय भी प्राप्त कर सकता हूँ, उसके उपरांत भी ऐसा व्यक्ति उस कार्य को कर रहा होता है। जी। सिक्स हाउस में शुक्र है और ये हाउस है ऋण, रोग, शत्रु। तो रोग थोड़े से पेट से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। और जैसे आपने पहले बताया कि आइस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और शुक्र है तो शुक्र रिलेटेड विद मनी, तो शायद पैसे में कुछ लॉस भी हो सकता है। तीन ग्रह जो होते हैं ना, सूर्य, चंद्र और शुक्र, ये आंखों से संबंधित पीड़ाएं बताते हैं। तो शुक्र यदि यहाँ छठे स्थान में है तो व्यक्ति को 2-3 तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वैसे छठे स्थान में शुक्र अजात शत्रु का है, अर्थात इसके शत्रु नहीं होते या ये शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है। लेकिन साथ ही साथ एक इसमें नकारात्मक चीज भी है, नेगेटिव भी है, कि छठे स्थान में यदि शुक्र है तो व्यक्ति को जनानांग संबंधी, अर्थात जो यूरिन ट्रैक प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में नहीं, यूरिन ब्लैडर में पथरी वगैरह की समस्या हो, या इस तरीके से देखा जाता है। एक दूसरा है, छठे स्थान में शुक्र होने से यदि महिलाओं की या कन्याओं की पत्रिका हो तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उनको अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात थायराइड, हार्मोन ग्लैंड्स अर्थात थायराइड से संबंधित समस्याएं देखने को मिली हैं। तो ये है। और यदि शुक्र छठे स्थान में तो अजात शत्रु, अर्थात ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु या तो होता नहीं है या उनके ऊपर ये विजय प्राप्त कर लेता है। तो इनका जो अभी तक जितना भी इनका पूर्व काल का ध्यान रखा जाए, देखा जाए, तो इन्होंने अपने कार्य में अच्छे
महारत हासिल करी है, प्राप्त करी है, तो इनका काफी प्रभावशाली वो रहा है इनका कि अपने अपने विधि के काम में, अपने कानून के काम में इनकी जय काफी सीमा तक रहती है। जी। 7th हाउस सेवंथ हाउस में सप्तम खाली है। नहीं है, खाली है, लेकिन क्योंकि लगन में कन्या राशि, तो ऐसा देखने को मिला है कि कई बार इनकी लव मैरिज होती है। I don't know if that's true or not. क्षमा करें, स्पीकर ऑफ हो गया था, वो माइक ऑफ हो गया था। लग्न में यदि कन्या राशि हो तो कोई प्रेम विवाह हो तो ऐसा तो देखने को नहीं मिला। लग्न से इसका अर्थ नहीं है, इसके लिए नक्षत्र बताए थे आपको, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, रोहिणी, रेवती, अनुराधा नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों में मूलतः प्रेम उन्मुखता ज्यादा देखी जाती है। और लग्न का संबंध 5वें से, 5वें का संबंध 7वें से बने तो प्रेम विवाह के बारे में ज्यादा विचार आते हैं। शुक्र और मंगल समीप हो जाएं और लग्न एवं तीसरा स्थान बली हो जाए तो ऐसे में प्रेम विवाह देखने को मिला है। तो इसमें जो भी बात आपने कही उस तरीके से प्रतीत नहीं हो रही, तो इनका तो परंपरागत ही विवाह हुआ है। ओके, और शायद जो भी है वो मांगलिक हो सकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। मांगलिक तो इनके चौथे स्थान में यदि मंगल है तो वो ये स्वयं ही मांगलिक है, तो इसमें चौथी दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ने से तो मांगलिक नहीं है। चौथे स्थान में मंगल बैठा हुआ है तो जातक मांगलिक है। ये आपका बिंदु ठीक है। और मुझे इस हाउस में यही समझ में आ रहा है अभी तक। 7वें स्थान का स्वामी यदि 8वें में हो तो ऐसे व्यक्ति की जो ससुराल पक्ष होता है वो धनी होता है। तो ये स्वाभाविक है कि या तो विवाह उपरांत इनका जहां से विवाह हुआ होगा उनकी प्रगति, तरक्की, आर्थिक उन्नति काफी हुई होगी, या वो पहले से ही एक बड़े संभ्रांत परिवार से रही होंगी जो इनकी जीवन साथी है। ये देखने को मिला है इसमें। और 8वें स्थान में बृहस्पति होने से व्यक्ति परंपराओं में विश्वास रखता है, थोड़ा अध्यात्म में विश्वास रखता है। तो यदि वैसे तो ये एक अधिवक्ता है, लेकिन उसके उपरांत भी ये परंपराओं में बहुत विश्वास रखते हैं। जी। 8वें स्थान में बृहस्पति है और केतु है, तो 28 के पास कोई कट का निशान या कुछ हो सकता है। और बृहस्पति है तो 8वें स्थान में बैठे हुए बृहस्पति को ना शनि देखते भी हैं 10वीं दृष्टि से, तो ये थोड़ा सा योग कई बार व्यक्ति को रेक्टम प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब ये थोड़ा निजी प्रश्न, हमने कभी पूछा भी नहीं और कभी उनसे बात ऐसी हुई भी नहीं, लेकिन कभी कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण से रेक्टम प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा देखा गया है। बृहस्पति केतु को शनि देखता 8वें स्थान में। एक चीज इसमें जरूर है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही कभी कभी सुपरस्टिशियस बहुत होता है कि मुझे किसी ने कुछ जादू वादू तो नहीं कर दिया, या ये घर मेरे लिए शुभ रहेगा नहीं रहेगा, ये गाड़ी का नंबर मेरे लिए, वाहन का नंबर शुभ रहेगा नहीं रहेगा, इस दिशा का मकान खरीदूं,
क्रय करूं तो शुभ रहेगा नहीं रहेगा। इस प्रकार के योग देखने को मिले हैं बृहस्पति केतु के ऊपर यदि शनि की दृष्टि हो। जी। जो आपने बताया थोड़ा सा, क्योंकि राहु इसकी 7वीं दृष्टि है तो इसलिए वो भ्रमित भी रहते होंगे जैसे आपने बताया, ये भी रीजन हो सकता है? देखिए, राहु केतु की तो आपस में दृष्टि होगी ही, लेकिन बृहस्पति पे राहु की दृष्टि हो या राहु पे बृहस्पति की दृष्टि हो, ये थोड़ा सा जो समाज में यदि उस व्यक्ति के हाथ से अनजाने में भी कोई गलत कार्य हो जाए तो उसको छुपा देता है, ऐसा देखने को मिला है। और विधि से संबंधित जो कार्य है उसमें कभी कभी ये नहीं कहा जा सकता कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल विधि पूर्वक ही है। कई बार ऐसे कानून भी ये कहता है, उसका एक विशेष धारा के अंदर ही आता है कि आपने जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, यदि अर्थात एविडेंस जो आपने इकट्ठा किया है, यदि वो एविडेंस रेलिवेंट है तो उसको एडमिट कर लिया जाएगा। आपने किस प्रकार से इकट्ठा किया है वो एक अन्य बात है। तो इस कारण से जो विधि है वो अपने आप में कई बार इस घटना चक्र को बताती है कि ऐसा व्यक्ति यदि कोई ऐसा कार्य कर भी रहा है तो उसके ऊपर एक ढकाव छुपाव बना रहेगा। जी। 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए 9वें मुझे, स्थान में चंद्रमा है। ओके, आई एम सॉरी, 9वें स्थान में चंद्रमा है तो अपने बच्चों को लेके काफी इमोशनल अटैचमेंट होगा। बच्चों को लेके नहीं, क्योंकि ये घर संतान 5वीं दृष्टि संतान की होती है तो इस वजह से मैं देख रही हूँ। 5वां स्थान और 5वें से 5वां स्थान, 5वां स्थान और 5वें से 5वां स्थान पुत्र पौत्राधिकम का होता है। तो ये अभी संतान का तो नहीं है, संतान की शिक्षा के लिए जरूर है ये। तो ये अपने संतान की शिक्षा के लिए तो स्वाभाविक है, बहुत सजग होंगे, बहुत ही ज्यादा। एक सेकंड। जो 5वां स्थान होता है वो संतान का होता है और 5वें से 5वां संतान की शिक्षा का होता है, और आगे जाके पुत्र पौत्राधिकम का है, इसे अर्थात बच्चे और होने वाले बच्चे। अभी ये बहुत अधिक आयु में प्रवेश नहीं करे हैं, अभी तो ये स्वयं ही एक युवा है। तो इस कारण से बच्चों के बारे में विचार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, संतान की शिक्षा के बारे में विचार किया जा सकता है। तो संतान की शिक्षा के बारे में तो ये बहुत सजग है, और कई बार जब कोई वार्तालाप होती है तो अपने बच्चों के शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पूछते हैं। साथ ही इसमें 9वें स्थान में ग्रह जिसे कहा जाता है धूम। धूम एक ऐसा 9वां स्थान धर्म का भी स्थान है। धर्म का अर्थ है कि हम क्या करते हैं क्या ना करें। तो 9वें स्थान में यदि धूम है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति विधि से अर्थात धर्म से विमुख हो जाता है। तो मूलतः तो ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन धर्म का अर्थ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, विधि से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको कभी कभी अपनी सीमाओं से बाहर जाके भी कार्य करने पड़ते हैं। जब आप किसी भी न्यायालय की प्रक्रियाओं को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब एक दूसरे के प्रति बहस होती है तो कितना वातावरण किस प्रकार से रहता है। तो यही अपने आप में धर्म के बारे में बताएं कि व्यक्ति कई बार सीमाओं को तोड़ने का भी प्रयास करेगा। ये 9वें स्थान में बैठा हुआ धूम बता रहा है। साथ ही इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि 9वें स्थान का जो स्वामी है शुक्र,
वो जन्म पत्रिका के छठे स्थान में है। ऐसा देखा गया है, यदि 9वें स्थान का स्वामी छठे स्थान में हो तो पिता एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं, तो इनके जो पिता हैं वो भी एक विधि से जुड़े हुए अप्रत्यक्ष कार्य में जुड़े रहे और उनका भी अधिक नाम रहा अपने क्षेत्र में। जी, आगे कीजिए। 10वें स्थान फिर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन क्योंकि 10वां स्थान अपने चौथे हाउस को भी देखता है, तो फोर्थ हाउस को देखता है, तो आपने जैसे बताया ऑलरेडी कि उनका काम बुद्धि का है और बातचीत से ही वो अपना उनका कार्य चलता है, तो इससे ही समझ में आता है मुझे। जी, चौथे स्थान के ऊपर कोई ग्रह नहीं है और 10वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 10वें स्थान को 3 ग्रह मिलके देख रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति को बहु कार्य अर्थात बहुत प्रकार के कार्य बनने का योग रहेगा। क्योंकि विधि से संबंधित जो कार्य है उसमें व्यक्ति बहुत अधिक कार्य नहीं कर सकता, वो केवल अपने कार्य से ही संबंधित रहेगा। लेकिन उसके उपरांत भी ये अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं, काम तो खैर ये विधि से ही संबंधित करते हैं, लेकिन काम में इतने अत्यधिक व्यस्त रहते हैं कि इनको काम से समय नहीं मिल पाता है। दूसरा 10वें स्थान का स्वामी चौथे में, तो इनके घर में भी अपना एक पूरा ऑफिस कार्यालय ही बना हुआ है। जैसा जितना ऑफिस है उससे ज्यादा घर पे भी काम करते हैं, तो ये चौथे और 10वें का संबंध बना। जी, 11th हाउस में शनि है और कुछ पैतृक प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, इससे ये मुझे पता लगता है। शनि जो होता है वो पैतृक संपत्तियों का दाता होता है और 11वें स्थान में मंद मार्गी ग्रह जो भी होगा वो हमेशा अच्छे होते हैं, सदैव अच्छे होते हैं। जैसे 11वें स्थान में बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शनि, ये हमेशा अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति की आय के स्रोत हमेशा बने रहते हैं। 11वें स्थान का स्वामी 9वें में है, ये धन योग के बारे में संज्ञा दे रहा है, तो व्यक्ति के पास अपने आजीविका बिताने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, इसका ये संकेत है। जी, 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, सो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा उस पे। 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 12वें स्थान में गुलिक है और व्यक्ति का जन्म जो है द्वादशी का है। तो मैंने जैसे पिछली व्याख्यानों में आपको बताया था, जो व्यक्ति का तिथि का जन्म होता है उसका जीवन में वो भाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा रहता है। तो 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन द्वादशी का जन्म है, तो व्यक्ति का संबंध विदेश से, यात्राओं से, जेल से, प्रशासन से, इन अस्पताल से जुड़ा रहेगा। तो स्वाभाविक है यदि वो विधि के कार्य में जुड़े हुए हैं तो कारावास आदि इत्यादि के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए उनको जाना पड़ेगा। तो ये 11वें स्थान से जुड़ा हुआ, 11वें स्थान में द्वादशी तिथि के जन्म के कारण से इसमें आ रहा है। और जैसा प्रारंभ में ही बताया था कि जो चौथे स्थान में जो सूर्य है वो 12वें स्थान का स्वामी है, तो परिवार के ऊपर अत्यधिक धन खर्चने का इसमें योग बनता है। जी, द्वादशी कौन सी तिथि नंदा भद्र होगी ना? भद्र तिथि। भद्र तिथि होगी। जेंटलमैन वर्क, पढ़ने पढ़ाने के कार्य। ओके, एक शनिवार का जन्म अगर होता है तो क्या कैसा होता है पर्सन? कला प्रिय होता है, अपने कामों में बहुत अधिक लगा रहने वाला होता है। जब हम शनिवार को पढ़ेंगे
शनिवार का जन्म पढ़ेंगे तो हमें शनि ग्रह को देखना चाहिए। तो जिस वार पे इनका जन्म है वो वारपति जन्म पत्रिका के 11वें स्थान में है, तो ये लाभ दे रहा है। और कोई किसी का कोई बिंदु हो तो साझा कीजिए। शिखा आप बताइए, इसमें आपको कोई बिंदु बोलना हो तो। और हम सिर्फ सुन रहे थे, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। तो कोई सत्यनारायण की कथा चल रही है क्या जो सुन रहे थे? नहीं 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 सर, ऑफिस में है सर, इसीलिए सिर्फ सुन रहे अच्छा, थे। ठीक ठीक है, ठीक 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 है। अखिलेश जी, आपको इस पे कोई बिंदु लगता हो तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम कक्षा को पूर्ण करेंगे। और अनूप जी, आप भी बोल सकते हैं। अष्टक पॉइंट पे बोले? बहुत ही अच्छा है, बोलिए, चलो सामने ठीक है। लिखेंगे। हाँ, लगन में 34 पॉइंट, तो बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया है ना। अच्छा, धन स्थान दूसरा घर 39 पॉइंट्स हैं, तो अति उत्तम। पहले लगन में 34 बिंदु है। शानदार व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व। एक मिनट। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, बोलिए। ठीक है। तो मतलब ही इज मेड हिज प्लेस इन द सोसाइटी। हाँ, अपना अपना प्रभाव, अपना व्यक्तित्व, अपना प्रभाव खुद ही बना दे, प्रभावशाली व्यक्तित्व। ठीक है, तो इनकी एक नाम, एक जगह, इन्होंने अपनी बहुत अच्छी जगह, एक स्थान बनाया है समाज में। बिल्कुल ही इज अ पर्सन विद, चाहे बोला जाए, मतलब जहां जाते हैं वहां प्रभावशाली अपनी जगह है। आइए जी, बैठिए। ठीक है, वो साहब आए हैं, सर आए हैं, ऐसे होता बिल्कुल। इनका। 34 बिंदु इसी बात का द्योतक है जी। अब दूसरे घर में, दूसरा घर वाणी का भी है, दूसरा घर धन का भी है, दूसरा घर कुटुंब का भी है। तो ये भी बहुत अच्छा है। धन संबंधी इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अष्ट धन बने रहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको अष्ट धन की प्राप्ति होगी। कुटुंब बना के रखेंगे, अर्थात इतने लोगों का इनका कुनबा है। इसको हम कुटुंब का अर्थ होता है कुनबा। तो देखिए, जो लीगल फर्टर्निटी है, जो लॉ से संबंधित लोग हैं, कुछ उसमें आइसोलेट हैं, एकांत में है, और कुछ लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं, और कुछ लोगों को बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इनको लीगल फर्टिनिटी में बहुत लोग जानते हैं जी। अच्छा जी, वो अच्छा, दूसरी चीज अगर हम देखें तो राहु चाहे सेकेंड हाउस में है, तो राहु वैसे विस्तार करके हर चीज को विस्तार कर देते हैं। अगर मैं गलत होंगी तो आप बताइएगा। राहु नहीं, हर चीज बिल्कुल को ठीक है विस्तार करते हैं। जी, तो राहु का भी, क्योंकि राहु अच्छा है, शुक्र की राशि में है, मित्र की राशि में है, और उसने वो वाले गुण ले लिए। और राहु ने जो गुण लिए हैं वो तुला के लिए हैं। तो जो उनका जो धन आ रहा है, या सेकेंड हाउस हम ये भी बोलते हैं ना कि हमारी प्रोफेशनल पढ़ाई, ये प्रारंभिक शिक्षा है जो हमें घर से मिलती है। चलो वो भी है। एक बार मिश्र जी ने कहा था कि सेकेंड हाउस इज प्रोफेशनल एजुकेशन एंड फोर्थ हाउस इज यूटिलिटी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। उसमें भी देखना चाहिए। सकता है, ऐसा कहा होगा, तो इसी हिसाब से बताइए। तो उसके हिसाब से मुझे जो लग रहा है, ये तुला राशि है, राहु वहां है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन दी, वो लॉ की तरफ दे दी। साइन हो गया लॉ का, ऊपर से राहु है जो बोलने का चीज है, वो भी मतलब दो जुबानी है कि भैया इधर बोले ना इधर बोले। और ऐसा बंदा जो है, जो कहते हैं अगर सेकेंड हाउस में राहु हो तो ये गंजे को भी कभी बेच सकता है। ठीक है। ये शर्मा जी ने एक बार बोला था।
ठीक है, ठीक है, शुक्र, ठीक। थैंक यू आपको, थैंक यू कि मैं बोलने लगी हूँ। तो हाँ, थैंक यू टू यू। तो ये थे। अच्छा, ऊपर से नीचे आप देखिए, अष्टम से 2 ग्रह जुपिटर और केतु देख रहे हैं। तो धन तो इनका देखा जाए तो मतलब अच्छा ही आ रहा है, चाहे ससुराल पक्ष से आ रहा है, चाहे कोई स्वयार्जित हो। जो हाँ, या फिर कोई जैसे पैटर्नल प्रॉपर्टीज हो या कुछ हो ना, वो जो है उससे भी हो सकता है कुछ आ रहा हो, इनहेरिटेंस से आ रहा हो, कुछ इस तरह से आ रहा होगा इन्हें। जी। तो धन तो काफी है, मतलब ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फाइनेंशियली। बोलते होंगे तो मतलब लोग सुनते भी होंगे। जी। अगर हम ये सारी चीजें अगर हम ले लें तो ये सब चीजें हमें लगती है, बिकॉज 39 तो बहुत ही अच्छा हो गया ना पॉइंट्स इसमें। अच्छा, हम अगर जिस भी भाव में कई ग्रह होते हैं उस पे 11वें स्थान में अपने आप में ही बिंदु बढ़ते हैं, क्योंकि जो अष्टक वर्गीय सिद्धांत है उसे पढ़ने को पता लगेगा कि जिस स्थान में अधिक ग्रह होंगे उस स्थान से 11वें स्थान में स्वाभाविक रूप से बिंदु अधिक मिलते हैं, क्योंकि हर ग्रह अपने से 11वें स्थान में बिंदु प्रदान करता है। तो यहाँ देखिए कि 3 ग्रह त्रिग्रही योग जो है हमारे उसमें है चौथे स्थान में, तो इसी कारण से हमारे इसमें आपके दूसरे स्थान में बिंदु बढ़ गए। जी। आप कुछ और बताना चाहेंगे तो बताएं, नहीं तो फिर मैं थर्ड हाउस पे फिर जाती हूँ। नहीं, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है जी। तीसरे घर में हम देख रहे हैं कि 25 पॉइंट, तो पराक्रम भी अच्छा है इनका। और जो मंगल है ये मंगल बैठ गया हमारे उसमें 4th हाउस में, हाँ चतुर्थ में। तो अपने प्रयासों से इन्होंने अपना धन दौलत सारा बनाया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इनके घर के पास जो शर्मा जी बोलते थे, अपने बाप बोलते थे कि जो ग्रह है वो सब चीजें उनके घर के आसपास दिखती हैं। मुझे करेक्ट कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। कहते थे जो ग्रह होगा वो आपके घर के आसपास, अगर आप कुछ अपना घर देखने जाते, जो मुझे एक बार बताया था उन्होंने कि आप घर अपना देखने जाते हो तो बेटा ये चीजें जरूर देखना, तुम्हारे घर तुम जहां भी घर लोगे ये चीजें जरूर होंगी तुम्हारे घर के आसपास, तो समझ जाना कि तुम्हारा घर यहीं आसपास कहीं है। तो जैसे मंगल है, तो मंगल है तो कुछ हीट का है, हो सकता है कहते तंदूर ही होगा, और नहीं जैसे वो तंदूर वाले ढाबा वाला होता है वही हो सकता है, या कुछ गर्मी से हीट से रिलेटेड कोई चीजें वहां बनती होंगी, या बेकरी होगी, या हो सकता है कोई ढाबा चला रहा हो या कोई मेस चला रहा हो, कुछ भी इस तरह का है। सूर्य है तो आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला कोई चीज होना चाहिए, चाहे सरकारी बंदा ही क्यों ना आपकी बिल्डिंग में रह रहा हो जो सरकार के साथ जुड़ा हो एंड ऑल दैट, या किसी संस्था के साथ कोई बड़ा जुड़ा हो एंड ऑल दैट। और बुध है तो बुध को क्या लेंगे, दिमाग से निकल रहा है, पढ़ने पढ़ाना, विद्यालय, हाँ पठन पढ़ाई विद्यालय विज्ञान, इस चीज के लिए है ना। तो ये चीजें हमें ये चीज बताता है। और इसमें कितने पॉइंट्स थे, चौथे स्थान में 28 बिंदु, 28। तो घर रिलेटेड इनका घर अच्छा होगा, मतलब घर जो है प्रॉपर्टी होगी अच्छी होगी, क्योंकि सूर्य है तो सूर्य जो लोकेशन देता है वो ऐसी लोकेशन देता है जहाँ पे सरकारी एरिया या सरकार का दिया हुआ घर, या उसके आसपास सारे सरकारी लोग रहते हो, या हाई ऑफिशियल लोग, मतलब राजा से संबंधित लोग रहते हो जी। मंगल है तो हो सकता है कोई ग्राउंड हो खाली, या बगल में कोई खाली प्रॉपर्टी हो। आज पता नहीं कितने सालों बाद ये दिमाग से चीजें निकल रही हैं। बुध तो आपने कहा वो प्रॉपर्टी, उसी के लिए फाइनेंस रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, कुछ इस तरह का धन रिलेटेड, या ये सब कुछ हो सकता है। पंचम में 23 है तो इनके जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर 4th हाउस में अगर वीनस ही हो तो अगर आप ये बता रही हैं तो क्या होगा?
हाँ हाँ ठीक है, मैं बताऊंगी क्यों। आई एम नॉट द पर्सन हु, जो मुझे याद है और जो हमारे प्रोफेसर्स ने बताया, आई विल टेल। वीनस है तो सर कहते थे कि शुक्र संबंधी चीजें, दैट इज माइट बी यू हैव सम प्लेस जहाँ पे ब्यूटी का सामान बेचा जाता हो, फीमेल्स का सामान जिस दुकान में बेचा जाता हो, या ब्यूटी पार्लर हो, या सौंदर्य की कोई चीजें बेची जाती हो, luxury items, might be luxury items, that's what it was told once. And सूर्य अगर फोर्थ में हो तो उन्होंने ये भी कहा था एक बार कि हो सकता है तुम्हारा घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ना हो, ईस्ट फेसिंग हो सकता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो सकता है सूर्योदय का घर। ये मुझे आप ही बता सकते हैं, मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मुझे नहीं, ठीक हो बोल सकता है रहे मैं गलत। हाँ जी, नहीं, तो ठीक ये उन्होंने बताया था। जी जी। और अगर जुपिटर होता है तो जैसे कि वहां पे कोई ना कोई एटीएम, कोई ना कोई बैंक, कोई ना कोई स्कूल जरूर होता है, पढ़ने का है। जी। और बुध अगर होता है तो ये भी कहते हैं कि आसपास छोटे बच्चों के पढ़ने के स्कूल हो सकता है, जैसे नर्सरी हो, या कोई घर में प्ले हाउस चलाता हो, या कई अपना बेबी सिटिंग्स करते हैं जो डे केयर सेंटर्स, वो भी हो सकता है। जी जी। अब हम आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। पंचम में 23 पॉइंट है, तो 23 पॉइंट के हिसाब से जो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी, पर जो एजुकेशन हुई होगी वो सॉलिड हुई होगी, कि शनि वहां देख रहा है, और शनि न्याय प्रिय है। तो हो सकता है न्याय प्रिय मतलब एक ऐसी डिग्री की हो उन्होंने जो बहुत प्रभावशाली हुई होगी उनकी, इसमें बताया, या फिर बच्चों का बहुत ज्यादा सुख नहीं है, मीडियम। हो सकता है बच्चे बाहर भेज दे पढ़ने के लिए, या कुछ, या कम बच्चे, और बच्चे लेट भी हो सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है एक भारतीय मानसिकता है कि पहले पुत्र होना चाहिए। भारतीय मानसिकता तो नहीं कहना चाहिए इसे, एक पुराना चलन चल रहा है, तो पहला पुत्र होना चाहिए। तो इनको पहला संतान पुत्र नहीं हुआ था, पुत्री हुई थी। पुत्री हुई थी, पुत्री। हाँ, लेकिन दोनों ही बच्चे इनके बहुत योग्य हैं, और उसके उपरांत पुत्र भी उनको हुआ, तो दोनों ही बच्चे इनको बहुत योग्य हैं। अपितु ये देखा है कि इनकी जो बिटिया है वो शिक्षा में काफी अग्रणी है, और पढ़ने के लिए बाहर भी जा रही है। हाँ ठीक है, वो तो दिख रहा है कि बच्चों का बहुत ज्यादा सुख नहीं कहा जाता कि 23 कम, दर इस बच्चे बाहर चले जाएंगे। बट क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ को देख रहा है, तो बच्चे तो अच्छे बना देगा, क्योंकि अपने फिफ्थ लॉर्ड शनि फिफ्थ को ही देख रहा है। मूलतः क्या होता है, जो अष्टक वर्गीय सिद्धांत है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, उसका जो क्षेत्र है, वो ग्रहों के गोचर के लिए होता है। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें होता है, ग्रहों के गोचर के लिए। जैसे इसमें शनि वर्तमान समय में 6ठे स्थान से जा रहे हैं, और 6ठे स्थान में बिंदु है 33। पहली बात, शनि 6ठे स्थान से जा रहे हैं और 6ठे स्थान में बिंदु 33 है। राहु 7वें स्थान से जा रहे हैं और बिंदु है 28। बृहस्पति, राहु 7वें स्थान से जा रहे हैं और बिंदु है 28। इसी प्रकार से बृहस्पति 8वें स्थान से जा रहे हैं और बिंदु है 23। तो 8वां स्थान मूलतः अचानक से आने वाली आपदाओं का है, इसमें बिंदु कम है। उसके उपरांत ग्रह तो शुभ गोचर कर रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं है इस समय। 7वें स्थान में दाम्पत्य और जोड़ीदार के बारे में सहयोग में कार्य करने के लिए देखा जाता है, वहां पे बिंदु है हमारे पास 28। राहु का गोचर है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। 6ठे स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। नैसर्गिक शुक्र जीवन साथी का प्रतीक होता है, और यदि नैसर्गिक शुक्र जीवन साथी का प्रतीक है तो शनि का गोचर शुक्र पे से कभी कभी जीवन साथी के स्वास्थ्य में
समस्याएं लेके आ सकता है। दशा में और भी साथ में जोड़ना चाहिए उसको, किंतु वहां बिंदु है कितने 33, तो इसलिए उसका भी कोई प्रभाव नहीं मिला इसमें। मूलतः बिंदु जो होते हैं वो गोचर के लिए ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। एक जो सरसरी दृष्टि है, जो एक तात्कालिक दृष्टि है, लग्न में 34 है, दूसरे स्थान में 29 है, इसको हम इतनी संख्या में प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। अन्यथा इससे क्या होगा, ग्रहों का जो आदान प्रदान है, राशियों से, ग्रहों से, भावों से मिलना, उससे आप दो प्रकार की भविष्य कथन की तकनीक में आ जाएंगे। एक प्रकार से कहेंगे कि 5वें स्थान का स्वामी 11वें में बैठ के 5वें को देखता है, तो सुयोग्य संतान होनी चाहिए, बच्चों से लाभ प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उसमें बिंदु कम है, तो हम ये कहेंगे कि इनको बच्चों से लाभ नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, अपनी ही बात में विरोधाभास उत्पन्न होगा। अष्टक वर्गीय बिंदु मूलतः इसलिए प्रयोग किए जाते हैं कि जब गोचर का ग्रह उन स्थानों से गोचर करेगा और पाप ग्रह गोचर करे और शुभ ग्रह गोचर करे, यदि शुभ ग्रह गोचर करे और अष्टक वर्गीय बिंदु अधिक हैं तो उसका गोचर और भी फलीभूत होगा, और पाप ग्रह गोचर करे उस पे, तो उस समय पे उस स्थान से संबंधित कोई ना कोई आपदाएं आ सकती हैं। जैसे शनि का गोचर अभी कुछ समय पहले 5वें स्थान से ही रहा होगा। शनि तो अभी कुंभ राशि में आए हैं, इससे पहले यही रहे होंगे। तो जिस समय शनि का गोचर 5वें स्थान से था, उसी समय इनकी बिटिया को बाहर पढ़ने जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसलिए 5वें स्थान में जो आपने एक कहा कि संतान का सुख कम हो, वो सुख कब कम होगा उसके लिए अष्टक वर्गीय बिंदु है, ना कि उसके लिए कि हम उसे इस प्रकार से प्रयोग करें। जी जी, वो मैं तो ऐसे नॉर्मल शनि का बता रही थी कि शनि का 7.5 के भीतर इसका बहुत विशेष प्रयोग है जी। यदि 7.5 जिन स्थानों से लगे, जैसे कि इनका चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो जब 7.5 लगेगी तो 7.5 का पहला प्रभाव, अर्थात जैसे जैसे शनि आगे गोचर करेंगे तो पहला खंड जब वो मेष राशि में से गोचर करेंगे तब भी ठीक नहीं है। उसका कारण क्या है, केवल 23 बिंदु है, 25 होने चाहिए औसत, 28 अच्छे बिंदु माने जाते हैं, 28 से ऊपर अति उत्तम माने जाते हैं। तो 7.5 का पहला प्रभाव थोड़ा सा अच्छा नहीं है, दूसरा प्रभाव फिर दोबारा से उतनी दिक्कतें दे रहा है, थोड़ा सा संभल जाएंगे, और तीसरे प्रभाव में फिर भी, अर्थात इनकी जो 7.5 है जीवन की थोड़ी सी समस्या लेके आ सकती है। तो इसीलिए अष्टक वर्गीय बिंदुओं का प्रयोग मूलतः गोचर सिद्धांत के लिए किया जाता है। और घटनाओं को कब बनेगी घटना, उसके लिए भी देखा जाता है। जब सर्वाष्टक वर्ग सारणी बनाएंगे तो देखते हैं कि उसके भीतर जो आपने देखा होगा सर्वाष्टक वर्ग सारणी, अभी हो सकता है आप भूल गए हों। ऐसे करके जो सर्वाष्टक वर्ग सारणी बनती है ना, तो ग्रह जब भी किसी भी राशि के भीतर गोचर करता है, जैसे कि अभी शनि यहाँ से गोचर कर रहा है, तो उसके अंदर लग्न ने कितना बिंदु दिया, मान लीजिए लग्न ने 1 बिंदु दिया, चंद्रमा ने कितना बिंदु दिया, उसने 1 बिंदु दिया, सूर्य ने बिंदु दिया ही नहीं है, मंगल ने बिंदु, जो ग्रह है उसने दिया ही नहीं है, बृहस्पति ने फिर 1 दे दिया, ठीक है। तो अब जाके देखेंगे कि इसमें उसमें 4 बिंदुओं का महत्व होता है कि 4 से यदि कम है और 4 से यदि अधिक है तो क्या है। तो यदि शनि वहां से गोचर कर रहा है तो शनि, और हो सकता है इसी प्रकार से देखेंगे सूर्य चंद्र, इसमें शनि को भी ले लीजिए, तो शनि ने वहां से गोचर में बिंदु किया, तो शनि जब जैसी कन्या इसमें कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो सबसे पहले वो अपनी कक्षा से गोचर करते हैं। तो यदि वहां बिंदु दे रखा है अरिष्ट बिंदु, तो इससे समय निर्धारित करने में आपको काफी
सहायता मिलती है। वो थोड़ा एक लंबा विषय है, उसको समझाने के लिए मेरे को पूरा एक समय चाहिएगा, इसीलिए इसको नहीं छेड़ सकते। पूरा एक सेशन मूलतः लगेगा उसमें आपका। हाँ जी, जी जी जी। तो इसीलिए मैंने अष्टक वर्गीय बिंदुओं के बारे में बताया कि अष्टक वर्गीय बिंदु काम कैसे करते हैं। जब शनि इस मेष राशि में आएंगे, तो यदि मेष राशि के भीतर शनि ने अपनी कक्षा में बिंदु दे रखा है, तो पहला जो उसका गोचर होगा, अर्थात यहाँ से शनि आरंभ करेंगे, धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ेंगे, तो कहाँ कहाँ उसमें बिंदु प्रदान है और उस समय क्या दशा अच्छी है या खराब है, तो घटनाओं को और आप ध्यान से देख पाएंगे। जी अच्छा जी, तो वो तो मैं शनि इसलिए बोल रही थी कि मैं बच्चों का बीच बीच में प्लैनेट्स को भी बोल रही थी, अदरवाइज ठीक है, आपने बहुत अच्छा समझाया। अब 11th हाउस में वीनस, तो 11th हाउस में जो वीनस है वो लॉर्ड हो गया सेकेंड हाउस का, तो सेकेंड लॉर्ड वीनस एंड यहाँ पे 33 पॉइंट है। तो वीनस आपने कहा था कि वो मुक्त होता है बंदा, अपना उससे शत्रु मुक्त होता है, तो ये कार्य भी शत्रु मुक्त वाला कर रहे हैं। और दूसरा वीनस अगर इसमें होता है हमारा, क्या तो पॉइंट बोलने वाली थी, वीनस अगर 6th हाउस में हो तो यूरिन ट्रैक रिलेटेड या वो सब प्रॉब्लम दे सकता है। बट 33 पॉइंट है इस पे, तो 33 पॉइंट होने से ये बोल सकते हैं कि ये जो भी अपना जॉब कर रहे हैं, कार्य का घर भी है ना एक, ये ऋण कर्जा रोग बीमारी का घर है ये 6वां, उसमें ये हर चीज में पार कर जाते होंगे। देखिए, अगर इसमें इतने ज्यादा बिंदु हैं तो ये सामान्य व्यक्ति की पत्री होती तो ये दिक्कतें दे सकती थी, क्योंकि हाँ ये जी, हाँ पत्री है एक अधिवक्ता की, विधिवक्ता की। जी जी, हाँ जी। तो एक डॉक्टर की पत्री में और एक अधिवक्ता की पत्री में और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्रिका में, यहाँ यदि बिंदु अधिक हैं तो वो लाभकारी ही होते हैं जी, क्योंकि अपने व्यवसाय से सीधा संबंध बन जाता है इनका। हाँ जी, तो ये मुझे तो अच्छा इन्हें I'm sorry. बोलिए बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन था, ये आपने बोला कि यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, तो यूटीआई की वहाँ 7th हाउस से देखते हैं या 6th हाउस से जस्ट बिकॉज यहाँ पर शुक्र है इसलिए देखते हैं? छठा स्थान जो होता है वो रोग का भी होता है ना, तो छठे स्थान में जो ग्रह होता है अपनी स्वभाव के आदतों के अनुसार कई बार रोग दे देता है, क्योंकि वहां पर शुक्र है इसलिए यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है या? जी जी, शुक्र के कारण से यूटीआई या हार्मोन से संबंधित समस्याएं देखी गई हैं। थैंक्स। अच्छा, अगर ये 33 पॉइंट है इनका 6th हाउस में, जो ऋण कर्जा रोग बीमारी लड़ाई झगड़ा है, तो अगर तो बीमारी होती होगी तो बड़ी होती होगी, राइट? अगर दुश्मन होते होंगे वो भी बड़े होते होंगे, अगर कर्जा लेते होंगे तो वो भी बड़ा कर्जा लेते होंगे। देखिए, उसमें ना आपको करेक्ट करते हैं, उसमें क्या है कि 11वें स्थान में जो राशि है उसका 3 वो प्रकार होते हैं, चर स्थिर धी स्वभाव। तो 11वें नहीं, छठे स्थान में, तो छठे स्थान में स्थिर राशि है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दीर्घकालीन युद्ध रहेंगे इनके। तो इनके कार्य है, इनका कार्य ही दीर्घकालीन युद्ध करने का है। एक समाप्त होगा तो दूसरा रहेगा, है जी 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 जी। दूसरा इसमें क्या है कि ये वायु तत्व राशि है, तो इनकी जो लड़ाई है वो मौखिक है, व्याख्यान की लड़ाई है इनकी। कोई लड़ाई जो युद्ध है वो कोई ऐसा नहीं हाथों से लड़ा जाता है, वो मौखिक या बौद्धिक क्षमताओं से लड़ा जाता है। ठीक है जी। पढ़ाया था ना पिछली बार, बताया था कि छठे स्थान में जो राशि है तो उसका तत्व क्या है, वो चर है या स्थिर है, द्वि स्वभाव है, या उसका तत्व क्या है। तो इनकी जो बौद्धिक स्तर की लड़ाई है इनकी जी, तो उसमें ये बहुत निपुण होते होंगे। हाँ, उसमें बहुत निपुण होते हैं। और शुक्र है तो जो वो मौखिक या बौद्धिक करते होंगे तो वो बड़ी तरीके से करते होंगे, मतलब बड़ी माइन्यूटली, एकदम बड़ी सोफिस्टिकेटेडली, कलात्मक तरीके से। देखिए क्या होता है कि जो विधि वक्ता होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सीधा जो कानून है उसकी व्याख्या करी,
दो हैं हमारे उसमें कहा जाता है, सम आर द लॉयर्स एंड सम आर द एडवोकेट्स। जी मूलतः दोनों एक ही हैं, अंतर केवल इतना है कि जो लॉयर है अर्थात वो एक शैक्षिक योग्यता है, और जो एडवोकेट्स हैं वो एक अपने आप में एक प्रकार से उनको अधिकार मिल जाता है कि वो न्यायालय में अपनी बात रख सकते हैं। जी तो जी जब संसद के भीतर व्याख्यान होते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो उसमें भी आप ये देखिएगा कई बातें इस प्रकार से कही जाती हैं छंदबद्ध करके, बड़ी सुंदर और अच्छी लगती हैं। इसी प्रकार से न्यायालय के भीतर भी कई बातों को, जिसको जुडिशियल वेकबलरी बोलते हैं, तो उसके अंदर कई बातों के बड़े गूढ़ जो सामान्य दृष्टि से नहीं समझे जा सकते। तो ये 11 छठे स्थान के भीतर जो व्याख्यानकर्ता की जो राशि होती है उससे। और अब आप ये भी देखिए छठे स्थान का जो स्वामी है शनि, जी वो कहाँ जाके बैठा हुआ है, 11वें में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लाभ, इन चीजों, इस घर के सर कारकों के हिसाब से उन्हें लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति यदि चिकित्सक होते तो उससे लाभ मिलता, विधि वक्ता है तो जी उससे जी लाभ मिलता। जी 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 ठीक है जी, अब आगे चले जल्दी या कीजिए कुछ इसको और, कुछ कंप्लीट हाँ, अच्छा जल्दी, ठीक है जल्दी करें। करते हैं। 28 है तो मतलब स्पाउस मतलब अच्छी फैमिली से होंगी, इनके चाहे इनसे थोड़ी कम फैमिली से होंगी बट अच्छी फैमिली से होंगी। और पाइसिस लगन है तो जुपिटर की राशि है, तो ठीक है, मतलब दैट वे विल से। अष्टम में 23 है, कितने 23 पॉइंट है, तो हम लोग ये कहेंगे कि इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा शायद ना मिले इन्हें। नौवें घर में कितने पॉइंट है, 26 है, 26 है, तो किस्मत भी अच्छी है क्योंकि 25 से ऊपर है, पिता भी अच्छे स्थान में होते होंगे, एंड जी इन्हें जो धर्म गुरु भी मिले होंगे वो भी अच्छे होंगे। दशम में जी 24 पॉइंट है और 11वें में 32 है, तो इसका ये कहना होता है कि इन्हें कर्म कम करेंगे या कर्म कम मेहनत करनी पड़ती होगी, पर जो भी कर्म करते हैं उसका रिवॉर्ड उनको कई फोल्ड ज्यादा मिलता होगा। जी 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 या छोटा स्थान होगा पर रिवॉर्ड उस छोटे स्थान से, चाहे छोटी दुकान होती होगी पर उसकी कमाई बहुत बड़ी होती होगी। हाँ, ऐसा देखा गया है, यदि दशम में कम है और एकादश में अधिक है तो ये अपने आप में पत्रिका को बहुत बल देता है। जी 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 दशम में कम होने चाहिए, एकादश में अधिक होने चाहिए, 12वें में फिर कम होने चाहिए। जी, तो यहाँ पे वही वाला कॉम्बिनेशन हो रहा है कि दशम में कम है, 11वें में ज्यादा है, 12वें में कम है और लगन में फिर बहुत ज्यादा है, इन सबसे ज्यादा जी है। तो जी 12वें में कम होने से ये कहते हैं कि भाई बंदा खर्चा बहुत सोच समझ के करता है, ऐसे खर्च नहीं कर देगा, बट ग्रह भी साथ वो करते हैं करके। सो टोटल मेरा यही था जो मुझे समझ आया। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। इसके उपरांत बहुत छोटे से व्याख्यान में से पूरा कर दें। पौष महीने का जी जन्म है इनका, जिसके हाँ जी महीने के जो स्वामी है वो है गुरु। पिछली पिछली व्याख्यान में बताया था मास के स्वामी कौन होते हैं। तो पौष महीने के स्वामी है इनके गुरु, और गुरु इनकी पत्रिका में अष्टम स्थान में विद्यमान है। अष्टम स्थान सर्टेनिटीज का होता है, तो जब भी पौष महीना आएगा इनके आय के अंदर सर्टेनिटी, उतार चढ़ाव बनेगा। और शिशिर ऋतु है, शिशिर ऋतु अर्थात जो ठंड है उसके स्वामी है शनि, और शनि इसके भीतर 11वें स्थान में। तो ये अच्छा है। जैसे ही अक्टूबर सितंबर का महीना आरंभ होता है और जनवरी फरवरी तक रहेगा तो उनकी आय में अत्यधिक वृद्धि होगी। उसके उपरांत है वार, वारपति शनि है और शनि पत्रिका में लाभ स्थान में, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। इसके उपरांत हुआ तिथि द्वादशी जो कि 12वें स्थान को जोड़ती है, जिसके लिए कहा गया था दंड का लगना, न्यायालय, कर, इन सब से संबंध बना रहा है। नक्षत्र कृतिका है, कृतिका नक्षत्र में व्यक्ति के लिए दो चीजें देखने को मिली। ऐसा व्यक्ति चीजों को काटने पीटने में विश्वास रखता है तो वो न्यायालय का काम है। और कृतिका नक्षत्र एक और भी है कि इनका लालन पालन बहुत सारे हाथों में हुआ होता है, तो परिवार एक अच्छे सम्भ्रांत परिवार से भी रहे तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही इनका लालन पालन अच्छे प्रकार से हुआ। योग इनका शुभ है, जिसमें जिसकी स्वामी
देवी लक्ष्मी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि धन मान सम्मान बना रहेगा। करण इनका भव है, जिसके स्वामी भी इंद्र है। तो यदि देखें धन के द्वारा जो है वो काफी अच्छी चीजें देखने को मिली। और आनंद आदि जो योग होते हैं उसमें इनका जो योग बन रहा है वो ध्वज नामक योग है। ध्वज का अर्थ होता है कीर्ति पताका। तो अपने कार्य के अंदर इनके ध्वज फहराएंगे, ऐसा इसमें सारी पत्रिका को देखने से प्रतीत हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनकी जन्म पत्रिका अपने आप में एक बली पत्रिका है और इन्होंने जीवन में उसी के कारण से खूब प्रगति कर रहे हैं। युवा आयु में होने के बाद भी एक अच्छे अधिवक्ता विधिवक्ता हैं और ईश्वर ने चाहा तो इनका आने वाले समय में निरंतरता से जीवन आगे बढ़ेगा। अब इसमें आपका कोई विशेष बिंदु और किसी ने जोड़ना हो तो 2 मिनट के भीतर जोड़ सकते हैं। तो सेकंड का राहु, मैंने देखा है कि कुछ कुटुंब में सेकंड का राहु कुछ कुटुंब में प्रॉब्लम देता है, तो ऐसा है क्या? मतलब इसमें आपने बताया कि ऐसा है नहीं। अखिलेश जी, या दूसरे, हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला, दूसरे स्थान में यदि राहु हो तो कुटुंब संबंधी समस्याएं देता है, किंतु कब, उसको यदि उस व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आता है दूसरे स्थान में राहु हो, लेकिन ये अपनी शत्रु राशियों में होना चाहिए और शत्रु ग्रहों से देखा जाना चाहिए। यदि हम इसमें देख रहे हैं तो ये पहली बात तो जो है मित्र राशि में है, और एक और भी एक वचन आता है कि यदि राहु को बृहस्पति देखे तो सभी प्रकार के दोषों का निवारण कर देता है। और चलित पत्रिका को देखें तो लग्न हमारे पास केवल 3 अंश का है और शनि 22 अंश के हैं। तो शनि जहां पे है उससे आगे भी खिसक के जाते हैं और इस कारण से वो भी राहु को देखते हैं। तो इस कारण से इसमें जो कुटुंब संबंधी समस्या है उसका निवारण बन जाता है अपने आप ही। जी, अच्छा, शनि अगर राहु को देखेगा तो निवारण बन जाएगा? हाँ, ये मित्र होता है ना इसका, जो शनि जो राहु के जो मित्र हैं इसको वो इसमें अपने आप में उसको, बृहस्पति राहु का शत्रु है, परम शत्रु है, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया है बृहस्पति यदि राहु को देखता है तो राहु के जितने छल बल के गुण होते हैं उनको छुपा देता है ये। ओके ओके। अच्छा, इसमें एक ये चीज देखी गई है कि इनके माउथ अल्सर वगैरह बहुत होते हैं राहु के, क्योंकि मेरे जान पहचान का है उनका राहु है। ये बात आप ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि दूसरे स्थान में राहु हो तो ऐसे लोगों को मुंह में छाले संबंधी समस्या, डेंटल प्रॉब्लम ये देखने को मिली है। तो वो तो प्रारंभ में ही बोला था, यदि दूसरे स्थान में राहु है तो इनको जो ना नेत्र पीड़ा, मुखमंडल पीड़ा, फाउल स्मेल, खाना ठंडा हो जाए फिर उसके बाद खाना खाना, तो वो इनके कार्य में खाना, हाँ जी, चटपटा पसंद रहता है। हाँ, तामसिक भोजन कहा गया जी। तामसिक भोजन, ये तो देखा है हर जगह मैंने, उन्हें बहुत चटपटा ही पसंद रहता है, तला भुना बहुत पसंद है। जी 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 जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज के व्याख्यान में आप सभी ने भाग लिया, ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसी प्रकार से आप भी प्रयास हो सके तो कुंडलियां देंगे तो और लाभ मिलेगा इसके भीतर। जी जी।